यह भी कोई सोने का वक्त है। रश्मि, तुमने सच में बच्चों को बिगाड़ कर रख दिया है। अपने ही मन में बुदबुदाते हुए मनीष खींच उठे। अरे, बच्चे हो तो क्या हुआ, नियम समय का तो सबको पालन करना चाहिए। अरे, हमसे कुछ सीखा होता। हम बचपन में कैसे रहते थे। सलोमी, कितनी बार मैं तुम्हें आवाज़ लगा कर गया, कब उठोगी। संडे है, इसका मतलब यह नहीं कि दोपहर तक सोती रहो। 10 बजने को है, एयरपोर्ट जाने का वक्त हो गया है। दादी का प्लेन जमीन पर उतर रहा होगा। मनीष बेटी सलोमी पर खींच उठे थे। रश्मि बाथरूम से नहा धोकर निकल चुकी थी। 46 वर्ष की रश्मि स्त्री लालित्य में अभी भी सोटसी बाला को टक्कर दे सकती थी। कम से कम यह एक कारण तो था कि मनीष अपना 5वां दशक पार करने के बावजूद स्वयं को युवा और कामतूर समझने में लज्जित नहीं थे। रश्मि अपनी झीनी सी स्किन कलर की नाइटी में गीले व उलझे बालों में हाथ फिराती मदमस्त सी मनीष की ओर अग्रसर हुई। कामुक मुस्कान बिखेरते उनके बदन से लिपटती रश्मि ने कहा, मेरा मन्नू। यह रश्मि का मनीष के लिए शॉर्ट फॉर्म था। दादी को बच्चों के लिए हुआ मत बनाओ, आने दो उन्हें। सब कुछ बदलना जरूरी नहीं है, जो जैसा है वैसा चलने दो, वे अपने हिसाब से रहेंगी। ठीक है, पर तुम साड़ी तो पहन लोगी ना। माँ के सामने यह सब अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, तो क्या कहा। मेरा मतलब है माँ को बुरा लगेगा। मन्नू, जब उनके आने का वक्त होता है तुम हम सबको इतना बदलने क्यों लग जाते हो। ऐसे तो हम उनसे डरने लगेंगे। उन्हें हमें स्वीकार करना ही होगा, हम जैसे हैं वैसे ही। वे विदेश में रहती हैं, दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है। उन्हें पता है, उन्हें इन सब से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उनकी दूसरी बहू कैथरीन तो विदेशी है, क्या वह भी साड़ी में लिपटी रहती है। तुम जाओ, उन्हें ले आओ। वैसे भी मैं यह ड्रेस बदलने वाली हूँ। रश्मि ने 3 बेडरूम और एक हॉल वाले फ्लैट को अत्याधुनिक संसाधनों से सजा रखा था। मनीष का हीरो का बिजनेस था, आयात निर्यात तक लंबा फैला था बिजनेस। रश्मि बचपन से ही स्वच्छंद प्रकृति की थी और मनीष भी खुले दिल के थे। कार के दरवाजे को बंद करने की आवाज़ से रश्मि को पता चल गया कि माँ आ चुकी हैं। लिफ्ट में आती ही होंगी। घंटी बजने से पहले ही उसने दरवाज़ा खोल दिया। सरिता जी एक छोटे से सूटकेस और एक एयर बैग के साथ अपार्टमेंट में दाखिल हो गई। बड़े ही करीने से आसमानी साड़ी पहनी हुई, स्टेप कट बालों में 70 की उम्र की सरिता जी ऊर्जा और बौद्धिक व्यक्तित्व से भरी हुई थी। रश्मि बुदबुदाई, आ गई सलाह की पोटली। लिफ्ट नहीं चल रही क्या? ज़्यादा देर लग गई? रश्मि ने पूछा। मनीष ने कहा, कैसी लिफ्ट, माँ सीढ़ियों से चढ़ती उतरती हैं। मैं सामान लेकर लिफ्ट में आ गया, वे नहीं मानी। देखो तो सही, अभी भी वे कितनी फिट हैं। रश्मि कमाल की अभिनेत्री थी। उसने कहा, वाकई मम्मी जी, आपसे हमें बहुत कुछ सीखना होगा। अरे नहीं, थोड़ी थकावट हो गई है। चलो छोड़ो ये सब रश्मि, अब तुम्हारे हाथ की चाय पीऊँ। अलबेली से अलग क्या बनाती हो, मैं भी देखूँ। मुस्कुराती हुई वे सोफे पर बैठ गई। रश्मि को कुछ बुरा सा लगा। कैथरीन की मेड का नाम अलबेली है क्या? नहीं नहीं, मेरी छोटी बहू कैथरीन आजकल मुझसे साड़ी पहनना सीख रही थी। उसने कहा, मॉम, 7 सालों से आप मेरे पास हो, कभी भी आपने मुझे अपना कल्चर अपनाने पर जोर नहीं दिया। अब इंडिया जा रही हो तो साड़ी पहननी सिखा कर जाओ। फिर क्या था, घर भर में साड़ी पहनकर ऐसी अलबेली सी घूमती रही कि बस तब से मैंने उसका नया नाम अलबेली रख दिया। सरिता जी ने हल्के फुल्के मूड में कहा। डाइनिंग टेबल पर रश्मि हांगकांग से लाए टी सेट में चाय, चीज़ रोल और सैंडविच आदि लेकर आ गई थी। रश्मि, इतनी जल्दी तुम्हारी चाय भी बन गई? नहीं मम्मी जी, ये सारी चीज़ें मैड ने बनाई हुई थी। चाय भी, खाना, किचन सब दोनों मैड की जिम्मेदारियां ही हैं। आप विदेशी खाना पसंद करती होंगी, इसलिए इटालियन, अमेरिकन आज यही सब बनवाया है। सरिता जी 2 मिनट चुप रही, फिर बोली, रश्मि बेटा, देश की मिट्टी की सूंधी सुगंध मेरे खून में रची बसी है। विदेश और विदेशी भी अच्छे हैं, पर उन्हें अपनाने के फेर में मैं खुद को भुलाना पसंद नहीं करती। रही बात विदेशी खाने की, तो कैथरीन नौकरी के साथ साथ खाना बनाने की भी शौकीन है। उसे मैंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की कई रेसिपीज़ बनानी सिखाई है। मम्मी जी, अब वे दिन लदने को हैं
जब माना जाता था कि लड़कियों को खाना बनाना आना ही चाहिए। आजकल पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। सरिता जी ने स्थिति बदलते हुए कहा, भाई बच्चों को तो बुलाओ। लंदन से मुंबई और फिर इधर पुणे तक का सफ़र काफ़ी थका देने वाला था। जरा अपने सूद ब्याज को देखकर दिल को ठंडक तो पहुंचाऊं। मनीष झेपते हुए बोले, मम्मी बच्चे देर रात तक पढ़ते हैं ना। रश्मि ने ही बीच में टोका, मनीष कहो ना, बच्चे सो रहे हैं। संडे को 12 बजे से पहले नहीं उठते, जब उठेंगे मिल लेंगे। मम्मी जी तब तक आप फ्रेश हो लीजिए। सरिता जी ने फ्रेश होने के लिए उठते हुए पूछा, रश्मि मैं अपना सामान कहाँ रखूँ? फ़िलहाल स्टोर में रख लीजिए, अभी हॉल के दीवान पर आराम करिए। बेटे के लाचार से चेहरे पर नज़र पड़ते ही सरिता जी खुद ही अपना सामान स्टोर की ओर ले जाने लगी। रश्मि अपने बेडरूम में गई तो पीछे से मनीष भी वहाँ पहुँच गए। रश्मि कहा था ना सलोमी के साथ मम्मी रूम शेयर करेंगी। सलोमी मना कर चुकी है मन्नू, समझा करो, उसकी पर्सनल लाइफ भी है। वह अब बच्ची नहीं रही कि दादी नानी की कहानी सुनते 10 बजे तक सोएगी। वह देर रात में सोती है, मम्मी जी को दिक्कत होगी। मनीष का चेहरा गंभीर हो गया। वे बोले, माँ ने बहुत संघर्ष किया है। मैं जब 10वीं में था पापा गुजर गए, अनित 5वीं में था। मम्मी नौकरी करती थी तो हम किसी तरह पढ़े लिखे और व्यवसाय खड़ा किया। माना कि मम्मी को इसलिए हर परिस्थिति में रहने की आदत है। ऋतु पर मनीष कुछ और कहते कि रश्मि ने टोक दिया, बच्चों पर तुम उन्हें थोप रहे हो मनीष, ज़बरदस्ती मत करो। ज़्यादा बहस किए बिना मनीष वहाँ से उठकर ड्राइंग रूम में आ गए। बच्चे उठे और कुछ तरोताज़ा हुए तो सरिता जी मिलने उनके कमरे में गईं। पूरा कमरा अत्याधुनिक सामानों से लैस था। पलंग के पास मूविंग टेबल पर सलोमी का आधा खाया खाना पड़ा था। पूरा बिस्तर अब भी फैला हुआ था। शायद पार्ट टाइम मेड सूची, जो अब तक पूरा घर सजा कर जा चुकी थी, सलोमी के कमरे को समेट नहीं पाई थी, क्योंकि उसे अपने सोने में किसी का खलल मंजूर नहीं था। दादी के कमरे में आने से और उसके पलंग पर बैठने से सलोमी को खास फर्क नहीं पड़ा। वह व्यस्त थी, कुछ नटखटपन में मुस्कुराती, फ़ोन पर फर्राटे सी उंगलियां चलाते हुए। सरिता जी को यह उपेक्षा बहुत बुरी लग रही थी, मगर परिस्थितियां संभालने की उनकी पुरानी आदत थी। उन्होंने कहा, सलोमी कितनी बड़ी हो गई है तू, 7 साल से नहीं देखा, पूरी 24 की होने जा रही है। आजा, दादी के गले नहीं लगोगी? ग्रैनी प्लीज़ 1 मिनट, ज़रूरी बात कर रही हूँ ना। बेटा मुझसे तो मिल ले, कितनी दूर से आई हूँ तुम सबसे मिलने। आई तो दूर से हो, मगर कौन सी भागी जा रही हो? अभी तो यहाँ रहोगी ही ना। सरिता जी आहत थी। बड़ों को थोड़ा मान देने, अपने हाथों से अपना काम करने, दूसरों से मधुर व्यवहार करने, कुछ अनुशासित रहने में भला कौन सा पिछड़ापन झलकता है। सोचती हुई वे लौटकर हॉल के दीवान पर आकर बैठ गई। इसी बीच कबीर को अपने कमरे से बाहर आया देख सरिता जी अवाक रह गई। सिर के बाल खड़े खड़े, हिप्पी सी ड्रेस, कान में ईयरफोन लगा हुआ। सरिता जी इससे पहले कुछ कह पाती। कबीर ने सरिता जी की ओर देखकर हाथ मिलाते हुए कहा, हाय ग्रेनी, हाउ आर यू? सीइंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, हैव अ ग्रेट डे। फिर कबीर माँ से मुखातिब हुआ, मम्मा आज फ्रेंड के साथ मेरी कुछ प्लानिंग है, लंच बाहर ले लूँगा, डिनर के बाद ही आऊँगा। डोंट कॉल मी, रात को थोड़ा जल्दी आ जाना बेटा। रश्मि ने धीरे से कहा, एज यूजुअल चाबी है मेरे पास, डोंट वरी मम्मा। लंच के समय सलोमी को बुलाते वक्त सरिता जी ने देखा वह फ़ोन पर व्यस्त थी। रश्मि और सरिता जी सलोमी का इंतज़ार कर रही थी कि सलोमी एक स्लीवलेस डीप कट ब्लाउज़ और मिनी स्कर्ट में उनके सामने आ खड़ी हुई। स्कूटी की चाबी घुमाते हुए उसने कहा, मम्मा कॉलेज में अर्जेंट क्लास रखे गए हैं, मैं देर से आऊँगी। सरिता जी की अब परेशान होने की बारी थी। व्याकुल हो पूछ बैठी, बेटा क्लासेस कब तक चलेंगी? ग्रैनी ये हमारे हाथ में नहीं है, गुस्से से कहती हुई सलोमी निकल गई। सरिता जी बिस्तर पर लेटे अनायास ही विचारों में डूबने लगी। उन्होंने ज़िंदगी भर साड़ी ही पहनी, लेकिन लंदन जाकर कैथरीन के कहने पर पैंट शर्ट भी पहनी। वहाँ की संस्कृति से बहुत कुछ सीखा, मगर अपने व्यक्तित्व को यथावत बनाए रखा। भाषा को ज्ञान के लिहाज से लिया और दिया। अपनी शालीनता सभ्यता को कभी भी उन्होंने जाने नहीं दिया। देर रात हो चुकी थी।
लेकिन सलोमी और कबीर का कोई अता पता ना था। वे चिंतित थीं, मगर बहू के कारण कुछ खुलकर कह नहीं पा रही थी। फिर भी जब रहा ना गया तो डाइनिंग टेबल पर वे मनीष से बोल पड़ी। रात के 10 बज चुके हैं, दोनों का ही पता नहीं। कम से कम सलोमी के लिए ही तो पूछ परख करो। रश्मि कुछ उत्तेजित सी बोली। मम्मी जी, आप जब से आई हैं बस दोनों बच्चों के पीछे पड़ी हैं। बहू मेरी अनुभवी आंखें चैन नहीं रख पा रही है। कहीं कुछ ठीक नहीं है। तुम लोग गहराई में नहीं देख रहे। आप जब नहीं थी तब भी हमारी ज़िंदगी ऐसी ही चल रही थी। सबको अपनी ज़िंदगी जीने दे। सलोमी की ही क्यों पूछ पर रखो? वह लड़की है इसलिए वह भी बेटे की तरह ही जिएगी। आप लोग अपनी दकियानूसी सोच बदलिए। मैंने बेटे की भी चिंता समान रूप से की है, लेकिन बेटियों का ख्याल ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि कुछ भी दुर्घटना हो जाए भुगतना तो उसे ही पड़ता है। थोड़ा वास्तविकता को समझो। मनीष बेबस सा महसूस करने लगे थे। उन्होंने देखा रश्मि अब ऐसा कुछ कह सकती है जिससे माँ ज़्यादा आहत हो जाएगी। उन्होंने टोका, मम्मी रहने दो, उनके लिए रात के 12 बजे तक घर लौटना आम बात है। रश्मि और मनीष के अपने कमरे में चले जाने के बाद सरिता जी निढाल हो अपने बिस्तर पर पड़ गई। विदेश में 5 साल की लारा यानी अनीत की बेटी उन्हें दादी कहती है। अनीत ने उसे ऐसा ही कहना सिखाया है। कैथरीन और लारा दोनों ही खूब प्यारी हैं, और कैथरीन कितनी व्यवहार कुशल। और यहाँ के लोग विदेशी सभ्यता की गलतियों को आधुनिक होने के नाम पर मेडल बनाकर गले में लटकाए घूम रहे हैं। अचानक फ्लैट के दरवाजे पर चाबी घूमने की आवाज़ आई। सरिता जी ने देखा। सलोमी लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में चली गई। सरिता जी निश्चिंत भी हुई और परेशान भी। 11 बज चुके थे। सरिता जी की नज़र दरवाजे पर टिकी थी। इतने में कबीर भी आ गया और अपने कमरे में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। सरिता जी सोच सोच कर परेशान थी। आखिर कैसी विचित्र जिंदगी जीते हैं यहाँ के लोग। ना पारिवारिक सदस्यों के बीच कोई बैठक, ना सुख दुख की बातें, ना साथ खाना पीना, और ना ही एक दूसरे के जीवन में कोई रुचि। सभी अपने अपने गैजेट्स में व्यस्त हैं और बाहरी दुनिया में रमे हैं। सरिता जी उठ बैठी। सलोमी का जीवन उन्हें सामान्य नहीं लग रहा था। अक्सर लड़कियां घर परिवार में रची बसी होती हैं। सरिता जी ने सलोमी के कमरे में झांक कर देखा। वह औंधे मुंह बिस्तर पर पड़ी थी। उन्होंने उसे सीधा किया और उसके फ़ोन को उठाया। उन्होंने सोचा इससे काफ़ी सुराग मिल सकते हैं, पर जैसी ज़िंदगी वह जीती है ज़रूर फ़ोन लॉक रखती होगी। क्या करें? उन्हें एक उपाय सूझा। अगर काम कर जाए तो। सलोमी के मुख से शराब की बू आ रही थी। उसके कान के पास मुंह ले जाकर उन्होंने धीरे से बुदबुदाया, फ़ोन लॉक का पिन। नशे में बूझी आवाज़ से नींद में ही सलोमी अचानक कह उठी, 1999। सरिता जी जल्दी से फ़ोन लेकर हॉल में चली आई। सरिता जी को कैथरीन ने आधुनिक गैजेट्स की पूरी जानकारी दी हुई थी। उसी के बल पर सलोमी के फ़ोन पर उन्होंने सेंध मारी। उन्होंने उसके ढेर सारी रेव पार्टियों की अश्लील वीडियो और कई लड़कों के सानिध्य में खींची गई तस्वीरों को अपने मोबाइल में फॉरवर्ड किया। उन्हें सलोमी के इतना स्वच्छंद होने की उम्मीद नहीं थी। कई अश्लील वीडियो में सलोमी सारी सीमाएं लांघ गई थी। वे पसीना पसीना होने लगी। तुरंत उन्होंने फ़ोन सलोमी के कमरे में छोड़ा और अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। सुबह रश्मि सरिता जी को चाय देने के लिए हॉल में गई और बोली, मम्मी जी आपकी चाय? नहीं बहू, मैं गर्म पानी में नींबू और शहद लेती हूँ। सरिता जी को व्यायाम करते देख मनीष भी सुबह की हल्की धूप का मजा लेने टेरेस पर आ गए और वहीं बैठ गए। सरिता जी को लगा अगर मनीष से बात छिपाई जाए तो अब और कुछ नहीं बचेगा। करियर के आखिरी पड़ाव में बेटी का इस तरह मनमानी करना न सिर्फ उसके स्वास्थ्य और जीवन की खुशियों को प्रभावित करेगा, बल्कि उसके महत्वपूर्ण समय को भी कभी न लौटा कर आने के गर्त में ढकेल देगा। सरिता जी ने अपने मन को कड़ा करते हुए मनीष से कहा, बेटा, पिता की जिम्मेदारी परिवार में कुछ कम नहीं होती। एक पति की हैसियत से ही उसे घर का मुख्य व्यक्ति नहीं माना जाता है, बल्कि पिता की भूमिका उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज सलोमी या कबीर जो भी है, तुम दोनों की मानसिकता की प्रतिकृति है। मेरा फ़ोन ले जाओ। अपने कार्यालय में बैठकर उन फोटोग्राफ्स और वीडियो को देखना जो सलोमी के हैं। फिर अपने मन में विचारना कि क्या आंखें मूंद लेने से सच्चाई छिप जाती है। मनीष अपने हृदय के तूफान को
मौन की जेब में भर उठा वहाँ से चला गया। फ़ोन जो आज उनके हाथ में था वह क्या था? प्रलय या प्रलय से बचने की सूचना? इधर दोपहर तक सलोमी उठ नहीं पाई। 2 दिनों बाद उसका तीसरा और आखिरी सेमेस्टर था। कुछ चिंतित सी रश्मि ने सलोमी के कमरे का दरवाज़ा खोला था। अंदर उसने बेड के नीचे उल्टी की हुई थी और अपने अटैच बाथरूम से बाहर निकल रही थी। क्या हुआ सलोमी? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मॉम, आज कॉलेज नहीं जा पाऊंगी। सलोमी ने रश्मि के कंधे पर सिर टिका दिया। थोड़ी देर के बाद रश्मि सलोमी के कमरे से बाहर आ गई, लेकिन सरिता जी ने सलोमी पर पूरी नज़र रखी। 3 बार उल्टियाँ कर चुकने के बाद सलोमी पस्त हो चुकी थी। रश्मि ने घरेलू डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने ऊपरी चेकअप के बाद कहा, अच्छा होगा कि आप इसे गायनी से चेक कराएं। मुझे शक है, तसल्ली कर लीजिए। रश्मि को डॉक्टर की बातों में बड़ी मुसीबत के संकेत दिखे। उसने फ़ोन पर समय लेकर बेटी को कार में जैसे तैसे सहारा देकर बैठाया, खुद ही कार ड्राइव कर निकल गई। वापस आने के बाद रश्मि का उतरा चेहरा किसी से भी छिप ना पाया। वह अपने कमरे में चली गई। बेटा अपनी धुन में रमा रहा, बेटी अपने कमरे में बंद। नौकर चाकर सब अपना काम कर चलते बने। सरिता जी महसूस कर रही थी कि मनीष को शायद अकेलापन खलता हो इनके बीच, लेकिन काम और व्यवसाय में डूबकर भी वह भी किसी तरह अपने दिन निकाल रहा होगा। बहू को शॉपिंग, पार्टी, पार्लर और सहेलियों से फुर्सत मिले तभी वह अपनी बेटी को कुछ मार्गदर्शन दे और बेटी को संभल। आखिरकार सरिता जी ने रश्मि के पास जाकर बात करना ही मुनासिब समझा। बहू के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, रश्मि, मैं तुम सबकी माँ हूँ, अनुभव भी है और कुछ जानकारी भी। मैं समझ रही हूँ सलोमी किसी बड़ी मुसीबत में है। तुमने भी शायद वही सब ना देखा होगा जो मैंने देखा है। बस अब और क्या हुआ है इतना बता दो ताकि हम दोनों मिलकर राह निकालें। मम्मी, सारी गलती मेरी है। मेरे मायके में बेटा बेटी में बहुत फ़र्क हुआ। मैंने सोचा अब मेरी बारी है, मैं वो सारी सुख अपनी बेटी को उठाने दूंगी जो मुझे नहीं मिल पाए थे। मैं अपनी सारी इच्छाओं को अपनी बेटी में फलते फूलते देखना चाहती थी, पर वह शर्मनाक हदें पार कर गई। मैंने यह पूछा कि लड़का कौन है, तब किसी भी तरह उन दोनों की शादी करवाई जा सकती थी और गर्भ ठहरने की बात ढकी रह जाती। मगर वह कहती है आजकल वैसा कुछ भी नहीं होता है। लड़के शादी करने के लिए संबंध नहीं बनाते और हम भी ऐसा नहीं सोचते हैं कि प्रेम हो तभी शरीर का सुख हो। आजकल की रेव पार्टियां हर चीज़ की खुली छूट देती हैं। वहाँ सभी नशे में धूत लोग कौन किसके साथ कब संबंध बना रहे हैं किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। सब मज़े लेते हैं ज़िंदगी के। आपने मुझे कभी किसी बात पर रोका टोका नहीं। आप जैसी और भी माएँ हैं जो मॉडर्न विचार रखती हैं। ऐसा हो जाता है तो एबॉर्शन करवा लेती है। इतना कहकर रश्मि फफक कर रो पड़ी। मैंने बेटी को बेटा बनाने के चक्कर में क्या कर डाला? रश्मि बेटा, सरिता जी की आवाज़ जैसे अनदिखाई से आ रही थी। सोच अगर संतुलित हो तो इंसान पुराने अच्छे और नए अच्छे में सामंजस्य बैठा ही लेता है। हर नए दौर में कुछ पुरानी अच्छाई पीछे छूटती जाएगी। उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ो तो आधुनिकता के साथ साथ वास्तविक खुशी भी बनी रहती है। खैर अनुचित था, लेकिन सलोमी के फ़ोन से उसके वीडियो लेकर मैंने मनीष को दिए हैं। मैं मनीष को समझा लूँगी, मगर अभी हमें सलोमी के बारे में सोचना है। आज डॉक्टर से बात करो, गर्भपात करवा लेते हैं, फिर कुछ महीने उसे मेरे हाथ में छोड़ देना। मैं सारे गांव भर दूंगी। रश्मि छोटी बच्ची की तरह सरिता जी की गोद में अपना चेहरा छिपाकर रो पड़ी। महीने भर बाद जैसे जैसे इस घर का काया पलट हो चुका था, सलोमी और कबीर अब उठते बैठते दादी के संग। व्यायाम, नाश्ता, पढ़ाई, कॉलेज, कोचिंग की पूरी तैयारी, सभी उच्च अनुशासन से। फिर वक्त मिलता तो दादी के साथ चेस, कैरम या बैडमिंटन खेलते। मनीष के चेहरे की रौनक देख अब सरिता जी भी खुशी महसूस कर रही थी। अकेले में मनीष ने माँ से पूछा, माँ कैसे कर दिया तुमने इतना कुछ? ये बच्चे तो सुनते ही नहीं थे किसी की। बेटा, मैंने गरम लोहे पर तुरंत चोट की ताकि इनका आकार बदल सकूं। तुम्हें भी एक बात बताऊं? बेटे की बराबरी को तुम लोग बहुत छोटी सोच में बांध कर रखते हो। देर रात बाहर रहना, मर्दों के साथ शालीनता की तमाम सीमाएं लांघ जाना या मॉडर्न ड्रेस पहनकर इतराना भर बराबरी नहीं है।
स्त्रियां को उन सारे कामों में सबल बनना चाहिए जो कभी लड़कों के लिए सुरक्षित है। स्त्री अपनी पहचान और काम की सीमा ना बांधे, बराबरी का यह पूरा सच है। और बेटों को भी इतनी छूट क्यों दी जाए कि वे दूसरी लड़कियों के लिए खतरा बन जाएं। मनीष गर्व भरी दृष्टि माँ की ओर डाल बोल उठे, मम्मी तुमने सुनहरे से दिखने वाले कृत्रिम पंखों को तोड़ हमें वास्तविक उड़ान के पंख दे दिए। सरिता जी आज कुछ सार्थक कर पाने की खुशी से संतुष्ट थे, बहुत 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 संतुष्ट। दोस्तों ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें, साथ ही साथ नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।